नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नीट शॉर्टकट्स। और मैं हूँ वैशाली शर्मा, वैशाली मैम। तो मैं पहले भी वीडियोस बना चुकी हूँ, कुछ शॉर्ट वीडियो बनाई थी आपको नीट प्रिपरेशन के लिए, और नीट का जितना गाइडेंस अभी मैं दे पाई हूँ, जितना समय मुझे मिला है। और मैं कोशिश करूँगी कि ऐसे ही आपको नीट के शॉर्टकट्स आगे मैं शेयर करती रहूँ, जो कि आपको केमिस्ट्री और फिज़िक्स के JEE IIT में भी हेल्प करेंगे। तो अब हम आते हैं इस बात पर कि नीट की या JEE की प्रिपरेशन कैसे करी जाए कम टाइम में, क्योंकि अब ऑल जो न्यू ईयर है उसका भी फर्स्ट मंथ निकल चुका है। तो अब आपके पास समय कम है, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स लेकर चलिए। तो इसमें आप मतलब ये समझ लिए लास्ट 100 डेज़ में कैसे प्रिपरेशन करी जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो नीट और IIT का जो सिलेबस होता है, IIT का तो खैर अभी एग्ज़ाम नियर है जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो नीट का जो भी है, तो देखिए उसमें आप पहले समझिए कि अभी क्या जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट होता है ना। तो अब हर सिलेबस को इतना ज़्यादा अच्छे से पढ़ना और प्रैक्टिस करना मतलब बिगनर्स के लिए तो इजी नहीं है, जो शायद बोर्ड्स के साथ दे रहे हैं या जिन्होंने पहले इतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया है ना। और जिन्होंने प्रैक्टिस किया है उनके लिए तो थोड़ा बहुत वो फेमिलियर होंगे सिलेबस एंड क्वेश्चन से, है ना। तो गुड फॉर यू, पर आपको फिर भी अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी है। और जो लोग ऐसे हैं जो बिगनर्स हैं और जो रेगुलर भी हैं, दोनों पर ये एडवाइस सजेशन अप्लाई होगा। वो ये है कि देखिए क्या होता है, हम लोग पहले सिलेबस को पढ़ने की कोशिश करते हैं और उसको मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं, है ना। खासकर कि हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोगों को फैक्ट्स याद ही रहने चाहिए, हम लोगों को न्यूमेरिकल के जो फॉर्मूलाज हैं वो याद रहने चाहिए, जो उसको इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन भी हम लोगों को कभी कभी लगता है वो याद ही होना चाहिए, है ना। तो क्या होता है ना, आप उसको मेमोराइज रखने के प्रेशर में कि आप वो ना भूलें, उस प्रेशर में आप बल्कि भूल जाते हैं उसको, है ना। तो बजाय इसके कि आप उसको मेमोराइज करने की सोचें, बल्कि आप ये करिए कि आप उसको समझें, अंडरस्टैंड करें और उससे फेमिलियरिटी बढ़ाएं। फेमिलियरिटी मतलब कि आप जितना ज़्यादा जानेंगे, क्वेश्चन को पहचानेंगे, उतना ज़्यादा आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो आप ऐसे जो क्वेश्चंस हैं हमारे, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे, उसको आप ऐसे समझिए कि वो एक लिविंग एंटिटी है, वो एक इंसान है। मान लो कि आपके जैसे क्लासमेट्स होते हैं वो सब, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा कि देखो, किसी के साथ बॉन्डिंग बिठाने के लिए या किसी को भाई डिकोड करने के लिए आपको उससे पहले फेमिलियरिटी बढ़ानी होगी, आपको पहचान तो होनी चाहिए ना कि भाई ये बंदा है कौन, बेसिकली कहाँ से आता है, इसका बैकग्राउंड क्या है ना। ये बेसिक बातें होती हैं किसी को पहचानने के लिए या किसी से कनेक्शन बिठाने के लिए। अब ऐसे ही आप क्वेश्चन को देखिए, जो क्वेश्चन है उसको पहचानने के लिए या उससे फेमिलियरिटी बिठाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये कहाँ से है, इसकी बैकग्राउंड क्या है ना। अब लेकिन ये फेमिलियरिटी बैठेगी कैसे, क्योंकि भाई आपको पता है आपको कितने 180 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, और उसमें से भी 200 क्वेश्चंस आएंगे जो ऑलमोस्ट आपको रीड तो करने ही पड़ेंगे, है ना। तो अब 200 क्वेश्चंस में आप कैसे फेमिलियरिटी बिठाएंगे या कैसे आप उनको पहचान पाएंगे लिमिटेड टाइम में कि वो सही ही आपका मार्क हो, है ना। और जबकि आपका सिलेबस इतना ज़्यादा डीप होता है, और इवन जो सबसे ज़्यादा बायोलॉजी है, बायोलॉजी में जो NCERT है बायोलॉजी की, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है वो एक दूसरे से, है ना। तो अगर सेम बात आपको मान लो बॉटनी में मिलेगी तो उसी से रिलेटेड बात आपको जेनेटिक्स में मिल सकती है, या उसी से रिलेटेड बात आपको जूलॉजी में मिल सकती है ना। तो ऐसा कनेक्शन रहता है हमारा बायोलॉजी में। अब हमको इस चीज़ से टैकल कैसे करना है। तो जो बिगनर्स हैं, आप देखिए क्या करिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप प्रीवियस 10 ईयर्स के जितने भी नीट के पेपर्स हैं वो आप या तो ऑनलाइन PDF डाउनलोड कर लीजिए, या फिर जो मार्केट में अरिहंत वगैरह की बुक्स मिलती हैं वो आप ले सकते हैं, ठीक है। जो ओरिजिनल मॉक वाले पेपर्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो ओरिजिनल प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं जो भाई बाकायदा आए हैं, है ना। मॉक तो भाई वो तो दूसरा बात हो गई, मैं ओरिजिनल पेपर्स की बात कर रही हूँ जो हम लोगों के मतलब एग्ज़ाम में ही आए होते हैं।
वो प्रीवियस 10 ईयर्स के ले लीजिए, 10 ईयर्स नहीं तो मिनिमम आपको 5 ईयर तो लेने ही लेने हैं, है ना। अब उसके बाद आपको क्या करना है, डेली कम से कम वो एक पेपर को रीड करो पूरा। मतलब ये प्रेशर मत लगाओ कि भाई आपको इसका आंसर मार्क करना है, या मुझे इसका आंसर पता होना चाहिए, या मैं इसको लर्न कर लूँ, या इसका आंसर क्या होगा मैं पीछे सॉल्यूशंस में देख लूँ। नहीं, आंसर से कोई लेना देना नहीं है। पहले वो जो 10 साल के पेपर हैं, जस्ट रीड देम रिपीटेडली। सिर्फ आप उनको रीड करो। जैसे कि हम लोग स्कूल में जब चैप्टर पढ़ाती थी मैम, यूजुअली ये सबके साथ हुआ होगा, जब टीचर्स चैप्टर पढ़ाते हैं तो हम लोगों को क्लास में खड़े होकर रीड करना होता है, सिंपल दैट्स इट, है ना। उस वक्त हमको कुछ ऐसा वो नहीं होता कि आपको इसका आंसर बताना होगा या एक्सप्लेन करना होगा, है ना। तो बस कोशिश करिए कि वो जो 10 ईयर्स के पेपर्स हैं ना, आप उनको सिंपली रीड करें, है ना। एटलीस्ट 1 महीने तक तो आपको ये करना है, और कोशिश करिए कि वो जो पेपर्स है कम से कम आप पर ईयर का पेपर 5 बार तो रीड कर ही ले, है ना। मतलब एक दिन में तो एक पेपर रीड कर लो, अगर 2 पेपर कर सकते हो तो 2 पेपर कर लो, फिर नेक्स्ट डे कोशिश करो कि वो बढ़ाते जाओ और उसको रीड करो। अब रीड करने से क्या होगा, आप उसको पहचान पाओगे, पहली बात तो, है ना। रीड करने से क्या होगा, आपकी फैमिलियरिटी बढ़ेगी, आप उसके जो क्वेश्चन है उसको पहचान पाओगे, है ना। उसके बाद जब उसके साथ साथ, मतलब आप ऑब्वियसली अब क्वेश्चन पेपर रीड कर रहे हो तो आपका डेली का शेड्यूल होगा, आप अपनी पीसीबी की भी तैयारी कर रहे होंगे, है ना, रीड करते होंगे चैप्टर्स। तो अब देखो आपका फ़ायदा क्या होगा, जब आपकी बढ़ गई यहाँ पे क्वेश्चन पेपर से फैमिलियरिटी बढ़ गई, है ना, क्वेश्चन से। अब जब आप चैप्टर्स रीड कर रहे हैं ना, जब चैप्टर रीड करेंगे ना, तो जैसी अगर कोई ऐसा डेटा आया उसमें, या कोई पैराग्राफ आया, या कोई भी ऐसा सेक्शन आया जिसमें कि जिस सेक्शन से नीट का क्वेश्चन बना था, तुरंत आपका माइंड क्लिक कर जाएगा। ये है फैमिलियरिटी, मतलब आप पहचान जाओगे, अरे ये तो वही वाली बात लिखी है जो कि पेपर में थी, है ना। तो ये होता है बार बार रीड करने का फ़ायदा। अब ये रीड करने से आपको पता चल गया, अब जहाँ कनेक्शन बैठा फिर वो आपको याद रहेगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर वो पेपर्स आप दोबारा लगाते हैं तो आप देखेंगे कि आपको एफर्टलेसली आप आंसर को मार्क कर पाएंगे, वो भी करेक्टली, है ना। और आपको लगेगा कि आपने तो इतना पढ़ा भी नहीं और आपने नोट्स भी नहीं बनाए, और इस केसेस में आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है स्पेशल से, है ना। जो लोग सोचते हैं कि बिना नोट्स के हम पढ़ाई नहीं कर सकते, देखो नोट्स बनाना इज़ द बेस्ट ऑप्शन। नोट्स अगर आप बना रहे हैं वो बेस्ट ऑप्शन है, नोट्स का तो अल्टरनेट है नहीं अगर आप अपने हाथ से बना रहे हो, ठीक है। लेकिन नोट्स के बिना आप बायोलॉजी वगैरह क्रैक नहीं कर सकते, ये सब कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी ऐसी चीज़ है कि अगर आप उसको कनेक्शन से पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, तो आप वो कर सकते हैं, अंडरस्टैंड हो सकती है आपको, है ना। थोड़ा सा आपको अलर्ट होके ध्यान से बस उसको समझना है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और रही बात जैसे फिज़िक्स और केमिस्ट्री की, उसमें भी जब आप पुराने क्वेश्चंस आप रीड करेंगे तो आपको न्यूमेरिकल के पैटर्न समझ में आएंगे, है ना, कि कौन से चैप्टर से कौन कौन सा जो सब टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है, उसमें से जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे बनेंगे, है ना। और एक और बात होती है कि हम लोगों को क्या है, अपनी थोड़ी इंग्लिश पर भी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। जो बेसिकली मैं ये इंग्लिश वाले लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, जो हिंदी वाले हैं उनको तो पता ही होगा। तो इंग्लिश में क्या होता है ना, कभी कभी वो लैंग्वेज इतनी ट्विस्टेड लिखते हैं, इतना ट्विस्टेड मतलब कि मतलब मान लो ऐसे कान पकड़ रहे हैं, तो इस तरह से ट्विस्टेड करके वो आपको क्वेश्चन प्रेजेंट करते हैं, जिससे कि आपको पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने में ही आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है ना। तो जब आप क्वेश्चन पेपर रीड करते रहोगे ना, तो इससे क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ेगी कि जब आप एक्चुअल एग्जामिनेशन हॉल में पेपर दे रहे होंगे तब आपको वहाँ पे समझने का इशू नहीं रहेगा, है ना, कि भाई ये लिखा क्या है, आप 5 मिनट तक तो उसको समझने में ही टाइम लगा रहे हो, है ना। तो आपको उन सब चीज़ों से भी बचना है। जैसे कि अगर मैं बताऊँ, एक वर्ड था
जो एनसीईआरटी में वर्ड्स लिखे हैं जिनका आपको अगर मीनिंग पता होना चाहिए, जो कि इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, जैसे कि परपेचुअल जो कि इकोसिस्टम वाले सेक्शन में है, ठीक है, एक क्विसेंट जो कि हमारे सेल वाले चैप्टर में है ना, और जैसे डोरमेंट, ये सब कुछ जो कुछ वर्ड्स हैं, डोरमेंट तो का तो आपको बेसिकली पता होगा काफ़ी लोगों को, पर जो ऐसे शब्द हैं इसमें स्टूडेंट्स चकरा जाते हैं। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, परपेचुअल वर्ड्स आ जाते हैं क्वेश्चन पेपर में, तो क्या है, आपको क्वेश्चन समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो प्रोबेबिलिटी है कि लोग बच्चे छोड़ देते हैं नेगेटिव मार्किंग के डर से, और कुछ लोग अगर करते भी हैं जुगाड़ से या फिर तुक्केबाजी, तो वो गलत ही हो जाता है ना। तो इसीलिए आपका रीड करना ज़रूरी है, और कोशिश करिए जो नीट के क्वेश्चन पेपर में वोकैब्युलरी आ रही है ना, नीट के क्वेश्चन पेपर में जो वर्ड्स आते हैं, वोकैब्युलरी आती है, उसके भाई गूगल से मीनिंग देख के उसको समझ के रखो, है ना। लैंग्वेज पर कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। जहाँ लैंग्वेज आपकी समझ आ गई ना, तो आप तगड़े से तगड़ा न्यूमेरिकल को डिकोड कर लोगे, तगड़े से तगड़ा कितना भी ट्विस्टेड वो बायोलॉजी का क्वेश्चन हो वो आप आंसर सही लगा लोगे, और कितना भी ज़्यादा असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन हो, या केमिस्ट्री के वो आते हैं ना 4 सेंटेंसेस दिए जाते हैं, उसमें आपको चूज़ करना रहता है विच वन इज़ करेक्ट और विच वन इज़ इनकरेक्ट, है ना। तो अमंग्स ऑल दीज, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे इफ़ यू आर गुड विथ वर्ड्स, इफ़ यू आर गुड विथ वर्ड मीनिंग्स एंड वोकैब्युलरी एंड अंडरस्टैंडिंग दैम, है ना। तो अपनी जो एक ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं इनको स्ट्रॉन्ग करके चलिए। और देखो, अब वोकैब्युलरी का मतलब ये नहीं है कि आप डिक्शनरी लेके पढ़ लो बैठ जाओ और भाई आपको हायर लेवल की इंग्लिश आनी चाहिए धुरंधर वाली, नहीं, आपको इंग्लिश में पीएचडी नहीं करनी है। आपको बस नीट के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो उठाओ, नीट के क्वेश्चन पेपर को रीड करो, उसमें आए हुए शब्दों को समझो, दैट्स इट, है ना। बस 10 साल के पेपर के साथ ये करो, इससे आपका क्या है, एक कट ऑफ तक तो आप पहुंच जाएंगे, है ना। जो एक मान लो 400 तक मार्क्स आ जाएंगे अगर आपकी बायोलॉजी पर हो, थोड़ा बहुत भी अगर आपका पकड़ है। बाकी ये है कि आप अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मार्क्स को स्कोर करना इजी हो जाता है 600 तक, है ना, 500 600 के अबव जाना। तो फिर ये इंडिविजुअल पर भी डिपेंड करता है। देखिए, आपको ट्रिक्स कोई कितना भी दे दे, हम लोग कितना भी सपोर्ट कर लें, पर आपको ये समझना होगा कि एक जो लिमिट होती है उसके ऊपर जाने का, वहाँ पोटेंशियल पर पहुँचने का एक इंडिविजुअल प्रैक्टिस भी होती है ना, कि आप खुद का कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, खुद कितनी मेहनत कर रहे हो, है ना। तो आप यहाँ से गाइडेंस लीजिए, ट्रिक्स को समझिए, हम लोगों की जो हेल्प है उस पर काम करिए, और उसके साथ साथ जो आपका प्रैक्टिस है वो चलता रहना चाहिए ना। न्यूमेरिकल्स लगाते रहिए, बार बार मॉक पेपर देते रहिए। कोचिंग्स जा रहे हैं तो कोचिंग के मॉक पेपर दीजिए, अगर आप ऑनलाइन बाय कर रहे हैं तो वो मॉक पेपर दीजिए, है ना। और बाकी जो नीट के जो मेन पेपर्स हैं, ओरिजिनल पेपर्स, डोंट लीव देम इन एट एनी कॉस्ट। जो ओरिजिनल पेपर्स हैं वो तो आपको लगाने ही लगाने हैं। तो आज के लिए इतना ही, ये मैंने थोड़ा सा ये बताया कि आप प्रिपरेशन कैसे करें बिगनर्स के लिए। अब नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगी कि टाइम टेबल इशू जो होता है बच्चों को, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।